और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या और भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहां पे 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने टू लेन पुल के बन जाने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। बता दें कि अक्सर यहाँ पे सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम का झंझट रहता था, लेकिन अब 2 लेन पुल बन जाने की वजह से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में सैर सपाटे के लिए जाने वाले सैलानियों को भी जाम के झंझट से राहत मिलेगी। पुल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने रोड शो में भी हिस्सा लिया। खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी को गुरुवार को खटीमा में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री और अजय भट्ट ने गोलीकांड के शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्हीं की बदौलत उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। इस मौके पे शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। आंदोलनकारियों और आम जनता से सीएम ने कहा कि खटीमा गोलीकांड के शहीदों की बदौलत ही हम लोगों को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। सरकार की ये कोशिश है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों की इच्छा के अनुरूप किया जाए। इसको लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले शहीद दिवस पे घोषणा की थी कि अब खटीमा में जब भी शहीद दिवस मनाया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाएगा और इस बार ये शुरुआत हो चुकी है। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब। और राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड में शहीद हुए 7 राज्य आंदोलनकारियों को देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान जो सपने देखे थे वो सपने आज भी राज्य बनने के बाद अधूरे हैं और अब उन सपनों को पूरा करने के लिए राज्य आंदोलनकारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हम 1 सितंबर 1994 खटीमा और 2 सितंबर 1994 मसूरी गोलीकांड, हमारा उस दिन से ही नारा है कि 1 खटीमा 2 मसूरी, देना था बलिदान जरूरी। ये हमारा नारा उस दिन से है। आज भी हम इस नारे पर जो है संकल्पबद्ध हैं। लेकिन ये सबको दिख रहा है कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पूरी हुई या नहीं हुई। हम भी कहते हैं कि पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ करना बाकी है, बल्कि जो है कभी आशाओं के अनुरूप नहीं, आशाओं के विपरीत काम हुए हैं इन 22 वर्षों में। तो आंदोलनकारी, यहाँ की जनता, यहाँ की संघर्षशील जनता, हमारे शहीद जो है आज सोच रहे होंगे कि क्यों बनाया उत्तराखंड। तो निश्चित रूप में परिकल्पना पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। खटीमा में जो सबसे पहली शहादत इस राज्य के लिए हुई थी, आज हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। और हमारा जो एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसमें शहीद सलीम अहमद से लेके सरदार परमजीत सिंह से लेके तमाम जो है आज लोग जो है वहाँ पे जो शहीद हुए थे, उनको याद करते हुए मैं केवल और केवल ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता उन शहीदों को याद करे, नमन करे और उनके सपनों के अनुरूप हम अपने राज्य के विकास में आगे बढ़ें। आज खटीमा से लेके पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जिस लोगों ने इस राज्य के आंदोलन में प्रतिभाग किया था, वो वहाँ पे अपने उन शहीदों को याद कर रहा है। और उत्तराखंड के नवनियुक्त महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने गुरुवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही बंशीधर तिवारी ने विभागीय कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नवीन तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता को आसानी से मिले, इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाए।
और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सर, एनएचएम की बात करें, कितनी भर्तियां आप लोग निकालने वाले हैं ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके? देखिए, जो हमारे प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 150 वैकेंसी हम निकाल रहे हैं और 3 महीने में हम भर्ती पूरी कर लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि 258 जांचें फ्री कराता है पूरे राज्य के अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में। हम हर व्यक्ति का हर जिला हेडक्वार्टर पे डायलिसिस की व्यवस्था फ्री है और मरीज जो है गाड़ी में आके और घर तक छोड़ना, ये भी राज्य सरकार उसको आना और डायलिसिस करने के बाद घर तक छोड़ना, ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। अगर कोई क्रिटिकल मरीज जो है पहाड़ में बहुत दिक्कत में हो जाता है तो हमारी एयर एम्बुलेंस से मरीज़ को हम एम्स में लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाते हैं, ये व्यवस्था भी निःशुल्क है। सर, आप भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार आप लोगों को घेर रही है। चाहे यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की बात करें या विधानसभा में जो भर्ती का मामला आया है उसमें अनियमितताएं का आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है। वो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सीबीआई जाँच क्यों नहीं सरकार करा रही है? देखिए, जो अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाएं हुई हैं और जैसे हमारी सरकार को पता चला कि इसमें गड़बड़ हुई है तो हमने तुरंत जांच के आदेश दिए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोग जेल चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब ये पता चल गया है कि भाई सरकार बहुत निष्पक्षता से जाँच कर रही है। जिन लोगों ने गड़बड़ किया उनको जेल भेजा जा रहा है और जैसे जाँच पूरी हो जाएगी, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। सीबीआई जांच कराएंगे आप लोग? अब देखो, जब जांच हो रही है, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है पहले जांच आने दीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लें। सर, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार खासतौर पे शिक्षा मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? देखिए, संस्कृत को हमने द्वितीय राजभाषा बनाया है और हर जिले में हम एक संस्कृत गाँव बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, 5 लाख बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी। इसके लिए बहुत व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से महंगाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने के मूड में है, 4 सितंबर की तारीख रखी गई है, चौपाल लगाया जा रहा है और इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहेगा। उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर किया जाएगा। सरकार कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले वो छत्तीसगढ़ की तुलना करें कि वहाँ कितनी महंगाई है और बीजेपी शासित राज्यों में कितनी महंगाई है। आज़ाद भारत में सर्वाधिक राज जिस पार्टी ने किया, महंगाई किसने बढ़ाई? आज तो मोदी जी गरीबों को फ्री की राशन दे रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार उज्ज्वला के कनेक्शन दे रही है। आप मोदी जी की सरकार घर घर में शौचालय बना रहे हैं। आप मोदी जी की सरकार जो है गरीब लोगों के लिए मकान। अगर गरीबों की कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को पहले अपनी ओर खुद देखना चाहिए, तब आरोप लगाने चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा महंगाई है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। और गुरुवार को स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री चंदन रामदास मौजूद रहे। इस मौके पे परिवहन मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से यातायात व्यवस्था के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग रहने और उनका पालन करने के प्रति जागरूक भी किया जाता है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के ऐलान और अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने लगी हैं।
राजधानी में कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तरों में सुबह से ही नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। हलचल यहां पे देखी जा सकती है और बयानबाजियां भी लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस जीतेगी, आइडिया हमारी कहाँ है? भाजपा का कोई चांस नहीं है। इनको लाभ भी हो कुछ सत्ता का, तो इन लोगों को वहाँ परिसीमन में और आरक्षण में जो गड़बड़ की है, लोग उसके लिए भाजपा को दंडित करेंगे। ये पंचायत चुनाव में लोग हरिद्वार के अंदर भाजपा को हरिद्वार दंडित करेगा पंचायत। और राज्य आंदोलनकारी राजीव लोचन शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश भर से आए विभिन्न संगठनों ने हेलेंग में जंगल से आ रही महिलाओं की घास छीनने और उनके साथ अभद्रता को लेकर नैनीताल के पंख पार्क से नैनीताल चलो कार्यक्रम के तहत कमिश्नरी कूच किया। इस मौके पे राजीव लोचन ने कहा कि जिन सपनों को लेकर अलग उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, वो सपने आज तक अधूरे हैं। ऐसे में हेलेंग की इस ज्वलंत घटना ने एक बार फिर आंदोलनकारियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग फिर खड़े हों और एक लंबी लड़ाई के लिए कमर कस लें। राजीव शाह ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को कुमाऊं भर से सैकड़ों आंदोलनकारी, समाज सेवी व बुद्धिजीवी नैनीताल में जमा हुए और कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आज का दिन चुना आज, और ये कुमाऊं के कोने कोने से यहाँ लोग आए हैं और अगले चरण में इसके गढ़वाल में भी गढ़वाल कमिश्नरी का घेराव होगा। और ये आंदोलन धीरे धीरे उत्तराखंड के तमाम मसलों को लेके, चाहे वो बेरोजगारी कम हो, चाहे वो रोजगार का हो। आप देख रहे हैं यूकेएसएस का जो घपला हो रहा है, विधानसभा भर्तियों का घोटाला हो रहा है, खेती की किसानों की समस्याएं हैं, जंगली जानवरों की समस्याएं हैं। हेलन में अधिकारियों ने महिलाओं से घास छीनी है, उन लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ये मुख्य मांग है हमारी। और ऐसे ही जो हमारे उत्तराखंड में तमाम जल जंगल जमीन है, उनको सरकार दोहन ना करे। जंगल जमीन जो है पहाड़ की महिलाओं का एक आम जरिया है रोजी रोटी का, लेकिन जहाँ जो ऐसा रास्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि महिला को बंद कर दिया जाता है, वो घास लेने जाती है। जब एक घास काटने वाली महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो सकता है, तो और उनके ऊपर क्या अत्याचार नहीं करेंगे। और टिहरी बांध को लेकर, यानी टिहरी बांध को जो बनाने वाली टीएचडीसी द्वारा उत्पादित बिजली में 25% हिस्सेदारी का मामला अब कभी भी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। उत्तराखंड सरकार इसको लेकर गंभीर हो गई है। सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के नेतृत्व में वकील की एक मजबूत टीम तैयार कर दी है। बता दें कि टीएचडीसी में 75% केंद्र की तो 25% राज्य की हिस्सेदारी है, जो आज भी यूपी को जा रही है। अब ये फैसला उत्तराखंड के हक में आता है तो न सिर्फ टिहरी बांध बल्कि देश भर में जहां भी डीएचडीसी की परियोजनाएं हैं, उनसे होने वाली कमाई का 25% हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा, जो करीब सालाना 1,500 करोड़ के आसपास है। ये यूपी और उत्तराखंड के बीच में डिस्प्यूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। ये एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के फेवर में डिसाइड कर लिया था, लेकिन वो एक्स पार्टी डिसीजन हुआ था, यूपी की तरफ से पैरवी नहीं हुई थी। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसमें रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दाखिल किया था। तो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होकर के रेस्टोर हो गया है। उसके बाद से हमारी तारीख नहीं लगी है, तो अब हम इसको सीरियसली पैरवी करेंगे। और भारत सरकार के महाधिवक्ता की राय ऑलरेडी उत्तराखंड के फेवर में है, भारत सरकार का स्टैंड भी उत्तराखंड के फेवर में है। अब हमने वहाँ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी, जो फार्मर अटॉर्नी जनरल भी हैं, उनको स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए नामित किया है और बहुत सीरियसली हम इसको पैरवी करेंगे। टीएचडीसी की जो अंशदान है उसमें 25% जिस स्टेट में वो स्थित है उस स्टेट को अंशदान के रूप में मिलेगा। और इसका नतीजा ये है कि केवल उत्तराखंड की परियोजना नहीं, टीएचडीसी अरुणाचल में परियोजना करते हैं या राजस्थान में अभी सोलर में परियोजना कर रहे हैं, हर परियोजना में हमें 25% अंशदान। और दारोगा भर्ती के कथित घोटाले की विजिलेंस जांच को मंजूरी मिली है। राज्य सतर्कता समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली सतर्कता समिति ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जांच का प्रस्ताव भेजा था। 2015 में 339 दारोगा परीक्षा से भर्ती हुए थे और कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका है। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दारोगा भर्ती परीक्षा करवाई थी। तो दारोगा भर्ती के कथित घोटाले की विजिलेंस जांच को मंजूरी दी गई है।
और राज्य सतर्कता समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। एक और भर्ती सवालों के घेरे में, जांच के घेरे में। सीएम की अध्यक्षता वाली सतर्कता समिति ने इसके आदेश दिए और पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जांच का प्रस्ताव भेजा था। तो साल 2015 में 339 दारोगा परीक्षा से भर्ती हुए थे और कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका, और उसी के चलते अब यह परीक्षा भी जांच के घेरे में है। और यूके एसएससी भर्ती घोटाले में एसटीएफ की जांच लगातार जारी है। अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ इन आरोपियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान में जुटा है और एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि अब तक इन आरोपियों से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है, लेकिन इनके पास बेनामी और अवैध संपत्ति के तौर पे करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसकी जानकारी विवेचना में आई है। इसलिए इन प्रमुख आरोपियों के संबंधित जितने भी जनपद हैं, अलग अलग टीमें वहां भेजी गई हैं और जो इनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। मामले में ईडी को भी संबंधित कागजात उपलब्ध कराए गए हैं। तो नकल माफियाओं पर चौतरफा कार्रवाई का रोड मैप तैयार किया गया है और नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। शिकंजा लगातार इन पे कसने की तैयारी है। गैंगस्टर एक्ट भी नकल माफियाओं पर लगेगा और एसटीएफ जांच में कई लोगों की अवैध संपत्ति की जानकारी सामने आई है और एसटीएफ ने कुछ की जानकारी ईडी से साझा भी की है। ऐसे में नकल माफिया जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। तो नकल माफियाओं के अवैध संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट भी नकल माफियाओं पर लगेगा। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अब उत्तराखंड में भी यही तैयारी है। कहा जाए कि जो अवैध धन अर्जित करने के लिए पूरे जो षड्यंत्र किया गया था और जो पेपर लीक का, और चाहे उनके कर्मचारियों को मिली भगत हो, कंपनी की हो, तो उसकी मेन कड़ी तक हमारे पहुंचने की हम नज़दीक है कि इसमें पूरी एक चेन हमारी जो थी जुड़े हुए थे। 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये वो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा चाहे वो ओनर से लेकर हो जहाँ पेपर पब्लिश होता था, चाहे उनके कर्मचारी हों, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ लोक सेवक हैं, साथ ही साथ प्राइवेट इसमें लोग हैं जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं किसी माध्यम से पेपर को प्राप्त करके और इसमें अवैध धन अर्जित करने के लिए विभिन्न छात्रों को लीक किया था। चूँकि ये विवेचना अभी चल रही है, इसमें अभी और काफ़ी सारे छात्रों के बारे में भी पता चला है जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया इस तरह से, तो उसमें विवेचना के साक्ष्यों के आधार पर इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी इस परीक्षा को लीक कराने वाले षड्यंत्रकारियों को, जो इसके पीछे चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, कोई लोक सेवक हो, वो सभी पर हमारी नज़र इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे साक्ष्य आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन में 2 ही तरह के अपराधी हैं। एक वो जो पूरे नकल माफिया के रूप में काम कर रहा था और इस पेपर को लीक कराना, या उनके माध्यम से ऐसे छात्रों को तक को लाना और जो उसे अवैध धन को अर्जित करना। ये सारे जो संबंधित धाराएं हैं उस सब में उनके खिलाफ मुकदमे की विवेचना चल रही है, उसी में उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया। और खबर देहरादून से है, जहां यूके एसएससी पेपर लीक का मामला, सोलर गैंग के सदस्य ललित राज शर्मा से भी पूछताछ हुई है और देहरादून एसटीएफ की 5 सदस्यों की टीम ने यह पूछताछ की है। सोलर गैंग के सदस्य ललित राज शर्मा से 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। आरोपी ललित राज शर्मा ने अपने घर से परीक्षार्थियों को सॉल्व कराया था पेपर और थाना धामपुर के बाड़वान इलाके का यह मामला है। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी से बीजेपी सरकार घिर गई है। मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पे बैकडोर से भर्ती कराने का आरोप लगा है। इस बीच मसूरी पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में सभी भर्तियां उन्होंने कहा कि नियमानुसार हुई हैं और दिल्ली तलब की जो खबर है उसका भी खंडन किया। क्योंकि वहाँ पे पूरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक होनी है 2 तारीख को 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे। ये भी स्थान बता रहा हूँ क्योंकि फिर ये कहेंगे वहाँ तलब कर लिया गया हूँ। और उसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है। उसके बाद अभी देहरादून में एक मीटिंग करने के बाद फिर मैं अभी एक
आपके सामने मसूरी में हूँ और मेरे को बताया गया कि मैं दिल्ली में तलब कर लिया गया हूँ, तो इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ ये सब चल रहा है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर पहली बार विधानसभा के अंदर मेरे द्वारा एग्ज़ाम भी कराया गया, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। जो पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम जिन बच्चों ने अप्लाई किया, लगभग 8,000 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया और उनको हमने उनका एग्ज़ाम कराया। किसी कारण से कोई व्यक्ति, जैसा मुझे जानकारी कि हाई कोर्ट गया, उस कारण से अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो अब उसके अप्रिसिएशन की कहीं बात नहीं हो रही है। मतलब नियोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, जैसे आज ही हवा दे दी कि मैं दिल्ली तलब कर लिया गया हूँ, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं। और रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बीते 30 अगस्त को हुई सतवीर की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी नवनीत कौर, पत्नी के प्रेमी गुरसेवक और एक अन्य उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एसपी देहात धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले का खुलासा किया। सालियर मंगलौर हाईवे पे एक डेड बॉडी जो मिली थी, उसके संबंध में, क्योंकि वो उस समय अज्ञात में थी, जब उसके बारे में जब आगे पता लगाया तो वो आगे एकड़ खुर्द में उसकी पहचान सतवीर के नाम से उसकी हुई थी पहचान, सतवीर सन ऑफ करमवीर। जब आगे हम लोगों ने, जो हमारे सीओ रुड़की हैं और एसओजी इंचार्ज इंस्पेक्टर, इनकी टीम ने लगातार वर्कआउट करते हुए इस केस में आज एक दिन में लेस देन 1 डे करीब 3 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें जो इसके जो हत्या का कारण जो है उसमें 2 अभियुक्त जो मारने वाले थे और एक उसमें जो मृतक है उसकी बीवी, उसका भी रोल इसमें आया है। 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और जो बरामद माल है, जो उनके साथ जो मिला था चाकू, वो बरामद किया गया है, गाड़ी बरामद हुई है। ये कारण जो मृतक है सतवीर, इसकी वाइफ का जो हत्या करने वाला है उसके साथ कुछ अफेयर था और उसको लेके दोनों आपस में साथ रहना भी चाहते थे। उसको उन्होंने सोचा जो मृतक है वो उसमें जो है रोड़ा बनेगा, उसको लेके उन लोगों ने हत्या करी। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए बात में दम है न्यूज़ 1 इंडिया की कंसल्टिंग एडिटर गरिमा सिंह के साथ।